नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेश कुमार बैरागी है और मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, मैं पिछले लगभग डेढ़ दशक से अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कोचिंग क्लासेज में भी पढ़ाया है और इस दौरान मैंने हाल ही में आईएएस मेंस का एग्जाम भी लिखा था और ईओ आरओ भर्ती परीक्षा सहित व्याख्याता भर्ती परीक्षा की भी मैंने तैयारी की थी। मित्रों, इस दौरान मैंने एनसीईआरटी की जो परीक्षा एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर अपने नोट्स तैयार किए थे और मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि यूट्यूब में भी काफ़ी लोग हैं जो आपको जो टॉपिक पढ़ाते हैं और कई सारी गाइड्स भी मार्केट में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं क्योंकि वो जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स जो प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर बने हुए हैं उसके आधार पर एमसी की सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पॉलिटी से और अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो आप जरूर सपोर्ट करें और इसे जो है आगे जरूर बढ़ाएं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आज मैं संविधान सभा से आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं। लगभग 35 प्रश्न हैं और इसके अंदर संविधान सभा का निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप उसके बाद कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम विचार किसने रखा? संविधान सभा का प्रथम विचार किसने रखा? मोतीलाल नेहरू, वीएन राव, एमएन रॉय या एचसी मुखर्जी? तो यहाँ पर जो संविधान सभा का प्रथम विचार जो है वो एमएन रॉय ने रखा था। एमएन रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का जो है विचार रखा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके तहत संविधान का निर्माण हुआ? इनमें से कौन सा प्रस्ताव या मिशन है जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था? ए अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या भारत स्वतंत्रता अधिनियम? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत ये निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था और इसके तहत जो है संविधान सभा का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य प्रश्न का चयन करना है। जब हम पेपर देते हैं तो हम सत्य असत्य में गलती कर जाते हैं। प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। संविधान सभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कुछ क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी या सभी कथन सत्य हैं? तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, एकदम राइट है, बिल्कुल हुए। कुछ क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं द्वारा नहीं, यहाँ पर गलती हो रही है। वयस्क मतदाताओं के द्वारा संविधान सभा का जो निर्माण नहीं हुआ था, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण कराया गया था और इसमें 389 सीटें थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन है नंबर 2 कि ये वयस्क मतदाताओं द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा में कुल 25 निर्दलीय चुने गए। यहाँ पर ऊपर के दोनों कथन सत्य हैं। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन संविधान सभा में जो निर्दलीय सदस्य थे वो 25 नहीं अपितु 15 चुने गए थे। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। आपको पता होगा कि टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुए थे क्योंकि जो है 93 सीटें जो थी वो रियासतों से चुनकर आए थे सीधे, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो 389 टोटल सीटें हो जाएगी। तो आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी आपको असत्य प्रश्न का चयन करना है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तृतीय बैठक 22 जनवरी 1947 को हुई। या सभी कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हैं। इनमें आपको पता है तो इसमें 2-2 दिन का अंतर है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक जो है वो 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसलिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प है, वो यहाँ पर गलत हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए साथियों, मैंने ये इस प्रकार के प्रश्न इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न हल हो रहे हैं। जब हम 35 प्रश्न हल करेंगे तो लगभग यकीन मानिए आप 150 के आसपास प्रश्नों को आप हल कर चुके होंगे। तो अगला प्रश्न है, इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वीएन राव और वीटी कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। यह सभी कथन सत्य हैं। तो ये आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको स्थायी अध्यक्ष जो है वो दूसरी बैठक में चुना गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। और वीएन राव और वीटी कृष्णाचार्य संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हमारा यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सीधा सीधा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार थे वो थे वीएन राव। वीएन राव संविधान सभा के सलाहकार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तन रूप ही संविधान की प्रस्तावना बना, या उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संघ तथा उसके राज्यों में समझ शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। तो देखिए ये जो पहला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उसे प्रस्तुत किया, बिल्कुल ये एकदम सही है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार नहीं किया था, अपितु इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। तो ये कथन असत्य हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तन रूपी आगे जाकर संविधान की जो प्रस्तावना बना था, और उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जो समझ शक्ति का मूल स्रोत होगी वो कौन होगी? वो जनता होगी। ये सीधा सीधा प्रश्न भी बनता है कि संविधान सभा में भारत की शक्ति
का मूल स्रोत किसे माना गया है, तो वो किसे माना गया है, जनता को माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा विधायिका बन गई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विधायिका के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा विधायिका बन गई, बिल्कुल सही है। भारत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विधायिका के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई, आरओ एग्जाम में हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, और ये रह गई थी 299। सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल यहाँ पर सभी कथन हमारे सत्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल पाठ का निर्माण किसने किया। संविधान के जो मूल पाठ है उसका निर्माण किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। हम वैसे प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रारूप समिति बनी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो उससे पहले मूल पाठ जो है वो किसने बनाया था, उसके आधार पर ही आगे जाकर के उसको बेस बनाकर ही संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान के मूल पाठ का निर्माण किसने किया था। संविधान के मूल पाठ का जो निर्माण किया था वो वी एन राव ने किया था। हाल ही में हमने पढ़ा था कि वी एन राव क्या थे, संविधान सभा के वी एन राव क्या थे। वी एन राव संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो वी एन राव थे जिन्होंने संविधान सभा के मूल पाठ का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के बारे में से कौन सा कथन आ सकते हैं। प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त 7 सदस्य थे। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को, असत्य कथन अपने को चुनना है। प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त 7 सदस्य थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह वीटी कृष्णमाचारी चुने गए। बीएल मित्रा के त्यागपत्र के बाद उनकी जगह एन माधवराव चुने गए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये कथन तो बिल्कुल हलवा प्रश्न है, ये तो हमें पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बीएल मित्रा के त्यागपत्र के बाद उनकी जगह एन माधवराव चुने गए। बिल्कुल बीएल मित्रा ने त्यागपत्र दिया था, उनकी जगह एन माधवराव चुने गए थे। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह वीटी कृष्णमाचारी चुने गए। बिल्कुल ये भी एकदम सत्य कथन है। डीपी खेतान, खेतान टाट आप जानते हो, खेतान टाट बीच में फ्यूज हो गई थी, तो इससे हम याद रखेंगे मृत्यु कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएल मित्रा की मृत्यु हुई थी या डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी। तो डीपी खेतान, खेतान टाट फ्यूज हो गई थी, तो उनकी जगह पर जो है वीटी कृष्णमाचारी को उनकी जगह चुना गया था। और प्रारूप समिति, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त 7 सदस्य थे। बिल्कुल अतिरिक्त 7 सदस्य नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे। यहाँ पर ये बात गलत लिखी हुई है, हम जल्दबाजी कर जाते हैं और देखते हैं कि हाँ 7 सदस्य थे, तो ये कथन यहाँ पर असत्य हैं। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित देखना है आपको। संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। यहाँ पर एक तरफ समितियां दी गई है, एक तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति सरदार पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति जयवी कृपलानी। तो संघ समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघीय संविधान समिति जो थी वो सरदार पटेल के पास थी। संघीय संविधान समिति बिल्कुल नहीं, मैं सॉरी, यहाँ पर संघीय संविधान समिति जो थी, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू के पास थी। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। सरदार पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति थी और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी और कार्य संचालन समिति जो थी वो के.एम. मुंशी के पास थी। तो यहाँ पर ये 2 कथन हमारे असत्य रहते हैं। जब ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे कौन सा असत्य असत्य हैं, 1 2 3 या 1 या 2, तो यहाँ पर 2 और 4 कथन असत्य हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू नहीं थे। बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पंडित नेहरू के पास कौन कौन सी समितियां यहाँ पर नहीं थी। तो संघ समिति अभी हमने देखी थी, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, संविधान के प्रारूप की जांच समिति, ये पंडित नेहरू के पास थी। जबकि देसी रियासत समझौता समिति की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी देसी रियासत समझौता समिति। इसके अलावा पंडित नेहरू के पास जो है ये 3 तो ये हैं, और इसके अलावा चौथी समिति जो पंडित नेहरू के पास थी वो थी राज्यों के लिए समझौता समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति। इस प्रकार इनके पास 4 समितियां थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बोला गया है, इनके पास भी 5 समितियां थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी समिति नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कार्य संचालन समिति इनके पास थी, झंडा समिति इनके पास थी, प्रक्रिया नियम समिति इनके पास थी, और देसी रियासत समझौता समिति, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देसी रियासत समझौता समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। इस प्रकार से सारी समितियां इनके पास जाती है। मैं माफी चाहता हूं, कार्य संचालन समिति जो थी वो के.एम. मुंशी के पास थी। तो यहाँ पर जो है पहला कथन असत्य हो जाता है। देखिए पढ़ने में हम गलती कर देते हैं। इनके पास जो थी वो संचालन समिति थी और कार्य संचालन समिति जो है वो के.एम. मुंशी के पास थी। बहुत बारीक सा अंतर है, इसलिए गलती हो जाती है। तो कार्य संचालन समिति जो थी वो के.एम. मुंशी के पास थी, बाकी की जो समितियां थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देसी रियासतों का झंडा लेकर नियम से वित्त और कर्मचारियों का संचालन किया। इस लाइन को आप नोट कर लेना, इससे हो जाता है आपको कि देसी रियासतों के लिए समझौता समिति, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति भी इनके पास ही थी। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, माफी चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है देखना है हमें, सुमेलित नहीं है। मौलिक ये उप समितियां दी गई है। एक तरफ आपको पता होगा कि जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समितियां थी उनके अध्यक्ष उनके सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके अंदर जो उप समितियां बनाई गई थी तो उस उप समिति एक तरफ लिखी हुई है और उनके अध्यक्ष एक तरफ लिखे हुए। तो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, बिल्कुल सही बात। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति, बिल्कुल ये भी राइट है। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति एस. वरदाचारी। तो यहाँ पर अगला देखते हैं हम, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, ए भी ठप कर दे। और ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एस. वरदाचारी नहीं थे, बल्कि वो गोपीनाथ बारदोलोई थे। गोपीनाथ बारदोलोई जो है ये उत्तर पूर्वी जो सीमांत क्षेत्र है उनके अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको सुमेलित नहीं है, असुमेलित युग्म का चयन करना है। वित्त एवं कर्मचारी में भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देशी रियासतों का झंडा लेकर नियम से वित्त एवं कर्मचारियों का संचालन किया, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। कार्य संचालन समिति में बार बार बात कर रहे हैं, कार्य संचालन समिति के मुंशी के पास थी और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। आवास समिति जो थी वो पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। सीता माता ने आवास की व्यवस्था की थी, तो सीतारमैया के पास आवास समिति थी। और कार्यों के लिए कार्यकारिणी समिति जो थी वो किनके पास थी? तो वो कार्यों के लिए कार्यकारिणी समिति जो थी वो जीवी मावलंकर के पास थी। तो यहाँ पर जो है पूरे के पूरे कथन हमारे सत्य हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रारूप समिति ने मूल पाठ पर विचार उपरांत 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा। सभा के देखिए एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न बनते हैं। सभा के सुझाव के बाद इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। इस वाचनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको चुनना है कि प्रथम वाचन कब हुआ? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ, बिल्कुल सही है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर चारों कथन सत्य है। भारत का संविधान कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर पारित करने की बात पूछी गई, तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित हो गया था। और लागू होने की अगर बात करेंगे तो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि भारत का जो संविधान था उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब पहले आप पढ़ चुके हो कि भारत में जो ये क्या नाम से कितनी सीटें रह चुकी थी? 299 सीटें विभाजन के बाद रह चुकी थी। तो कितने 299 में से कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284, 286, 272। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो 284 सदस्य थे। अगला है, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? कितना शानदार प्रश्न है कि पहले तो ये बताइए आप कि संविधान में कितनी महिलाएं थी, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर जो थी भारतीय संविधान सभा में वो 15 महिलाएं यहाँ पर थी। तो 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने, 15 में से 8 महिलाओं ने जो यहाँ पर है हस्ताक्षर किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ तो क्या उस दिन सभी अनुच्छेद जो है वो सारा का सारा संविधान जो लागू कर दिया गया था? जी नहीं, कुछ ऐसे भी अनुच्छेद थे जो उसी दिन लागू कर दिए गए थे, बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो इनमें से 16 जो अनुच्छेद थे ये उसी दिन तत्काल लागू हो गए थे। उसके बाद बाकी के जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था? यहाँ पर आपको उस अनुच्छेद का चयन करना है जिसके तहत भारत का संविधान लागू हुआ था। 352, 393, 394 या 395। तो यहाँ पर जो है भारत का संविधान लागू हुआ था वो था 394। संविधान अनुच्छेद 394 के तहत भारत का संविधान जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है आपको। अब यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? संविधान सभा के कुल 13 अधिवेशन हुए। क्या संविधान सभा के कुल 13 अधिवेशन हुए? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। बिल्कुल ये राइट है, सबको पता है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। बिल्कुल ये भी राइट है। और मूल संविधान के 22 भाग थे। बिल्कुल ये भी राइट है। तो यहाँ पर जो है 13 अधिवेशन नहीं हुए थे संविधान सभा के, जो थे 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के अंतर्गत। तो ये हमारा जो है कथन, ये हमारा पहला विकल्प जो है इसका चयन हम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इनको राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन जिस दिन पारित हुआ था, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को? जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति किस दिन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे मित्रों वो राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 लागू होने से 2 दिन पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। जबकि 24 जनवरी 1950 को जो हम बात करें तो उस दिन राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये 3 चीजें जो थी वो 24 जनवरी 1950 को मानी गई थी। जबकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है वो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो स्वीकृत हुआ था। और 24 जनवरी को राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये 3 चीजें जो है ये 24 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। आइए आगे चलते हैं। संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है आपको। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। अंग्रेजी सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। हिंदी संस्करण सुलेखक वसंत कृष्ण वैद्य थे। या संविधान सभा की मोहर अशोक स्तंभ थी? इनमें से कौन सा कथन सत्य, कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है इसके अंदर। तो मैं बता दूं आपको, संविधान सभा के जो सचिव जो थे वो HVR अयंगर थे, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सुलेखक जो थे, यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर सत्य की जगह असत्य होना चाहिए, तो आपको इसमें से असत्य चुनना है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, असत्य कथन आपको चुनना है। तो संविधान सभा के HVR अयंगर थे, बिल्कुल राइट है। और अंग्रेजी सुलेखक जो मतलब हैंड राइटिंग से कैरियोग्राफी पे संविधान को, जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, हमारा जो मूल संविधान है जो वो हाथ से लिखा गया है, तो अंग्रेजी सुलेखक उसके जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, बिल्कुल राइट है। और हिंदी संस्करण के सुलेखक जो थे वसंत कृष्ण वैद्य थे, ये भी बिल्कुल राइट है। और संविधान सभा की जो मोहर थी यहाँ पर गलत यहाँ पर किया गया है। संविधान सभा की मोहर अशोक स्तंभ नहीं थी, अपितु संविधान सभा की मोहर जो थी वो हाथी थी, हाथी। तो यहाँ पर ये हमारा असत्य हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संविधान सभा के अंदर जो चित्रांकन किया गया उसके अंदर जो उसको हाथ से बहुत सुंदर सजावट उसके अंदर की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों का सहयोग था। एक थे नंदलाल बोस और दूसरे थे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत हमारे राजस्थान से थे और इनको जो है ब्लू पोटली का जादूगर भी कहते हैं, अगर आप जानते हो इस चीज को। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ने संविधान सभा में चित्रांकन, बिल्कुल वो प्रश्न आ गया है, इनमें से किस राजस्थानी ने जो है संविधान सभा में चित्रांकन किया था? तो दादी पदम जी, मुकुट बिहारी भार्गव, कृपाल सिंह शेखावत या हमीदुद्दीन उस्ताद। तो यहाँ पर हम चयन कर लेंगे कृपाल सिंह शेखावत का। संविधान में हिंदी पाठ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हिंदी पाठ की बात की गई है, बहुत डीप प्रश्न है और मैंने इनको जानबूझकर शामिल किया है क्योंकि ये चीजें जो है हमें NCERT के अंदर मिलती हैं। तो हिंदी पाठ के बारे में, मूल संविधान में हिंदी पाठ का प्रावधान नहीं था।
58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा यह प्रावधान किया गया। भाग 22 में अनुच्छेद 94 क जोड़कर प्रावधान किया गया। हिंदी व अंग्रेजी में भिन्नता होने पर पीठासीन अधिकारी इसका उपयुक्त परीक्षण करवाते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करना है हमें यहाँ पर। तो मूल संविधान में हिंदी पाठ का प्रावधान नहीं था, बिल्कुल एकदम राइट है। 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा प्रावधान किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। भाग 22 में अनुच्छेद 94 क जोड़कर प्रावधान किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। आपने 394 पढ़ा था, जिसके तहत संविधान लागू हुआ था। और हिंदी व अंग्रेजी में अर्थ भिन्नता होने पर जो उसका निर्णय है वो पीठासीन अधिकारी नहीं करते हैं, अपितु वहां पर राष्ट्रपति इसका निर्णय करते हैं। तो ये कथन जो है असत्य है, तो हम इसका चयन कर लें। अगला है 29वां प्रश्न। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, हमने इस पर बात की थी अभी। इनमें से रियासतों से एकमात्र महिला चुनकर आई थी, वो कौन थी? जो रियासतों से, बाकी की 14 महिलाएं जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी, बाकी एक महिला एकमात्र महिला थी, वो कौन थी जो रियासत से चुनकर आई थी? सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख और एनी मस्क्रीन। ये चारों महिलाएं संविधान सभा के अंदर थी। इनमें से कौन थी? तो इसके अंदर थी एनी मस्क्रीन। एनी मस्क्रीन जो थी वो त्रावणकोर से, रियासत से वो संविधान सभा के लिए चुनकर आई थी। तो एनी मस्क्रीन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने गए थे? अब राजस्थान की बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में कि राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के अंदर? 12, 11, 15 या 10? जवाब दीजिए, कौन होगा? 15 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में चुनकर गए थे। ये आपको पता होगा। 15 महिलाएं संविधान सभा में थी, 15 सदस्य राजस्थान से संविधान सभा में चुनकर गए थे। अब उन सदस्यों के बारे में अगले प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म का चयन करना है। जसवंत सिंह बीकानेर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से या राज बहादुर अजमेर से? इसके अंदर कौन सा कथन गलत है? तो जसवंत सिंह बीकानेर से थे, ये बिल्कुल राइट है। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, ये भी राइट है। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, ये भी राइट है। तो राज बहादुर जो थे वो अजमेर से नहीं थे, राज बहादुर जो है वो भरतपुर से थे। कहाँ से थे? भरतपुर से। राज बहादुर को भरतपुर से चुनकर भेजा था, इसलिए यहाँ पर हमारा कथन क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित? यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। मानिकलाल वर्मा उदयपुर से, गोकुललाल असावा शाहपुरा से, दलेल सिंह खेतरी से या रामचंद्र उपाध्याय अलवर से? तो यहाँ पर मानिकलाल वर्मा उदयपुर से थे, गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। लेकिन दलेल सिंह जो थे वो खेतरी से नहीं थे, अभी तो वो कोटा से थे। कहाँ से थे? वो कोटा से थे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत से प्रशासनिक अधिकारी को नहीं भेजा गया था? प्रशासनिक अधिकारी को किस से नहीं भेजा गया था? कोटा से, बीकानेर से, जयपुर से या जोधपुर से? देखिए, 2 प्रकार के सदस्य संविधान सभा में भेजे गए थे। एक तो वो थे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी कि दीवान थे, प्रधान थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं। और बाकी जो थे वो राजनीतिक जो एक्टिविस्ट थे, उनको भेजा गया था। तो यहाँ पर जो रियासत थी वो थी कोटा रियासत, जहाँ से किसी प्रशासनिक सदस्य को जो है नहीं भेजा गया था। यहाँ पर जो राजनीतिक सदस्य थे दलेर सिंह, उनको भेजा गया था। बाकी बीकानेर, जयपुर और जोधपुर से जो थे प्रशासनिक अधिकारी भेजे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत से प्रशासनिक अधिकारी, ये रिपीट हो गया, सॉरी। अगला प्रश्न, इनको अपने को प्रशासनिक अधिकारी जो 4 आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि वो 4 प्रशासनिक अधिकारी कौन से थे और कहाँ से गए थे? तो इनमें से आपको चयन करना है कि कौन से थे। CS वेंकटाचारी कहाँ से थे? केम पन्नीकर कहाँ से थे? VT कृष्णाचारी कहाँ से थे? और सर विजय राघवाचार्य कहाँ से थे? इनमें आपको चयन करना है। तो पहला है, पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D। इस प्रकार से आपको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कहाँ से थे? तो CS वेंकटाचारी जो थे वो जोधपुर से बिलोंग करते थे, जोधपुर के अंदर ये प्रशासनिक अधिकारी थे। उसके बाद हम बात करते हैं KM पन्नीकर। तो ये पन्नीकर जो थे वो बीकानेर से थे। और VT कृष्णाचारी की हम बात करें तो VT कृष्णाचारी जो थे वो जयपुर से थे। और सर T विजय राघवाचारी की अगर हम बात करें तो वो उदयपुर से थे। तो यानी कि 1 में 4, 1 में D, 2 में C, 3 में B और 4 में A। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 4 एकदम सही हो जाता है। तो ये था मित्रों सारे संविधान जो सभा थी उसके बारे में ये 35 प्रश्न थे। आगे वो टॉपिक आपके लिए अच्छे टॉपिक हम पॉलिटी के लेके आएंगे। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। और आपको जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हमने आपके लिए अच्छी मेहनत की है, तो प्लीज़ इसे जरूर आगे शेयर करें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। प्रत्येक टॉपिक के अंदर से कोई प्रश्न छूट न जाएगी, इस प्रकार के MCQ में आपके लिए लेकर आया हूं। और आप 2 गुना स्पीड में करके इसको फटाफट से देख सकते हैं, 2 बार रिवीजन इसका कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मिलते हैं, नमस्कार।